गुड मॉर्निंग। आज अपन लेसन नंबर 2 का 8वां टॉपिक पढ़ेंगे। वो है गुरु बीजाणु जनन। कौन सा है? गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, तो लेसन नंबर 8 से जो टॉपिक है अपना गुरु बीजाणु जनन वो पढ़ते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और उससे कितने लघु बीजाणु बनते हैं? 4 लघु बीजाणु बनते हैं जो केलोज परत के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और केलेज एंजाइम के विघटन के दौरान क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। ये पढ़ा था हमने लघु बीजाणु जनन में। तो ये जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब आज अपना टॉपिक क्या है? गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये कौन सी होती है? 2n होती है। इसमें कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। और कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? प्रारंभ में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। और 4 में 3 क्या हो जाते हैं? अल्पकालिक होते हैं। क्या होते हैं? अल्पकालिक, अर्थात ये नष्ट हो जाते हैं और एक ही क्रियाशील रहता है। क्या रहता है? एक ही क्रियाशील रहता है। तो मुख्य बात यह है कि लघु बीजाणु कितने बनते हैं संख्या में? 4, जबकि गुरु बीजाणु बनते 4 है परंतु 3 नष्ट होने के कारण क्रियाशील एक ही रहता है। अर्थात कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु जनन से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब विभाजन होता है तो केवल एक क्रियाशील गुरु बीजाणु का ही निर्माण होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो गया। यहाँ लघु बीजाणु कितने बनेंगे? 4। गुरु बीजाणु कितने बनेंगे? केवल एक ही बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखते हैं गुरु बीजाणु जनन, यानी ये जो गुरु बीजाणु बना है वो किस प्रकार से बना है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये क्या है? बीजांड बनाया है मैंने। क्या बनाया है? बीजांड। और आपको पता है ये बीजांड कहाँ लगा रहता है? अंडाशय में लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? अंडाशय में लगा रहता है। तो अपन बात करते हैं कि गुरु बीजाणु कैसे बना। तो प्रारंभिक अवस्था में, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बना रहा हूँ वर्तिकाग्र, ये फूला हुआ भाग क्या है? अंडाशय। अब प्रारंभिक अवस्था में यहाँ क्या लगा रहता है? बीजांड लगा रहता है। तो प्रारंभिक अवस्था में जो बीजांड होता है वो किससे बना रहता है? मर्दुतकीय कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। ठीक है, यानी पेरेनकाइमा है उस कोशिकाओं के द्वारा बना रहता है। तो प्रारंभ में जो बीजांड होता है वो किससे बना होता है? मर्दुतकीय कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, अब मर्दुतकीय कोशिका से निर्मित है बीजांड। प्रारंभ में और कुछ नहीं है, केवल मर्दुतकीय कोशिका है कंप्लीट रूप से। अब मर्दुतकीय कोशिका है उसमें बीजांड द्वार की तरफ, अब बीजांड द्वार आपको पता है निभाग के जो सामने वाला स्थल है वो कौन सा कहलाता है? बीजांड द्वार। तो एक बार अपन मान लेते हैं ये कौन सा है? बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार की तरफ एक कोशिका काम करेगी, पोषक पदार्थ को ग्रहण करेगी, यानी पोषक पदार्थों को क्या करेगी? ग्रहण करेगी और ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। अर्थात उसमें केंद्रक भी स्पष्ट हो जाता है, जीव द्रव्य की मात्रा भी अधिक हो जाती है, जिसके कारण कोशिका बड़ी हो जाती है। तो अपन ये कहेंगे कि बीजांड द्वार की तरफ एक कोशिका आकार में पोषण प्राप्त करके बड़ी हो जाती है और इस कोशिका को क्या कहते हैं? प्राथमिक प्रप्रसू कोशिका या प्रसूतक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक प्रप्रसू कोशिका या प्रसूतक कोशिका कहते हैं। तो
ये पूरा क्षेत्र है, अंदर वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल क्षेत्र। क्या कहते हैं, हाइपोडर्मल या अधस्तंचा। तो हाइपोडर्मल क्षेत्र की बीजांड द्वार की तरफ स्थित कोशिका है वो आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रसूत कोशिका या प्रसूतक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो प्रसूतक कोशिका है या प्रसूत कोशिका है उसमें कौन सा विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि कोशिका है उसके समांतर विभाजन होता है। ठीक है, तो ये जो कोशिका है प्रसूतक कोशिका है उससे दो कोशिका बन जाएगी। तो जैसे मान लीजिए ये बीजांड है, इधर बना देते हैं, ये बीजांड है। ठीक है, इसके अंदर यहां पर दो कोशिका बन जाती है। अब बाहर की तरफ जो बनेगी उसको बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या कहते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। जबकि जो अंदर की तरफ बनती है उसे बोलते हैं बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, अर्थात प्रसूतक कोशिका में परिणत विभाजन हुआ तो बाहर की तरफ तो कौन सी हो गई है, बाहर की ओर प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और अंदर की ओर होती है वो कौन सी होती है, बीजाणुजन कोशिका। अब यहाँ ये कोशिका बन गई सेल्स। अब इसमें क्या होता है, विभाजन होता है। तो जो भित्तीय कोशिका है बाहर की तरफ वो आगे, ये भित्तीय कोशिका है वो विभाजित होकर क्या बनाती है, बाहर के आवरण जिसको क्या बोलते हैं, अध्यावरण का निर्माण करती है। इसका निर्माण कर देती है, अध्यावरण का निर्माण कर देती है। अब जो बीजाणुजन कोशिका है, क्योंकि अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, गुरु बीजाणु जनन के लिए, तो गुरु बीजाणु जनन है उसमें किससे बना है इसकी बात करेंगे तो अंदर की तरफ क्या बनता है, बीजाणुजन कोशिका बनती है। अब बीजाणुजन कोशिका है उसमें, बीजाणुजन कोशिका है उसमें या तो विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, ठीक है, या ये सीधे ही किसका निर्माण कर लेती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कर लेती है। ठीक है, या तो सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाती है या विभाजन के बाद में किसका निर्माण हो जाता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हो जाता है, जो कौन सी होती है 2n द्विगुणित। तो बीजाणुजन कोशिका से क्या बनी, बीजाणुजन कोशिका से क्या बन गया है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें क्या होता है, विभाजन होता है। क्या होता है, विभाजन होता है। और विभाजन के दौरान क्या बनते हैं, कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। और क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु। तो अपन ये सेल्स वापस बना लेते हैं। ये लो बाहर की तरफ दो कोशिका बनी थी, ये कौन सी कोशिका है, बाहर की तरफ ये बात करेंगे भित्तीय कोशिका हो गई है, और ये अंदर वाली बीजाणुजन। अब इसमें जब विभाजन होता है तो कितने गुरु बीजाणु बनते हैं, 4। कितने गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, अब 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उनमें एक गुरु बीजाणु केवल क्रियाशील रहता है और 3 क्या होते हैं, अल्पकालिक। अर्थात ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इनमें केवल एक ही गुरु बीजाणु क्या रहता है, क्रियाशील। तो एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। इस प्रकार से आपने यहाँ क्या देखा, जो गुरु बीजाणु है, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन है वो कैसे हुआ, बीजांड काय है उसकी एक कोशिका बनी, कौन सी, प्राथमिक प्रसूतक कोशिका। उसमें विभाजन कौन सा हुआ, परिणत विभाजन। उसके दौरान कितनी सेल्स बनी, 2, बाहर की तरफ भित्तीय कोशिका और अंदर की तरफ बीजाणुजन। अब दोनों में अपन बात करेंगे तो जो अंदर वाली जो कोशिका है बीजाणुजन है उसमें विभाजन के दौरान क्या बनती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और उसमें विभाजन कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं
और जिनमें 3 तो क्या होते हैं अल्पकालिक और एक क्या रहता है क्रियाशील। और ये क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या बनाता है आगे चलकर, गुरु बीजाणु से क्या बन जाएगा, भ्रूणकोश बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये कहेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, उससे क्या बना, गुरु बीजाणु बना। इस क्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन जो अगला टॉपिक देखते हैं वो है, हाँ इसके आगे अपन देखते हैं जो मादा एक मुखोद्भिद है उसके परिवर्धन के बारे में। ठीक है, अर्थात जो गुरु बीजाणु बना है उससे मादा एक मुखोद्भिद कैसे बनता है। ठीक है, तो मादा एक मुखोद्भिद है उसके परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, या अपन ये भी कह सकते हैं भ्रूणकोश है उसका परिवर्धन समझाइए। ठीक है, यानी मादा एक मुखोद्भिद है वो यहाँ भ्रूणकोश का निर्माण करता है, तो या तो लिख सकता है भ्रूणकोश का परिवर्धन समझाइए, या एक बीजाणुक भ्रूणकोश का परिवर्धन समझाइए। तो कैसे होता है वो देखिए। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी थी, ठीक है, बीजाणुजन से, उसमें कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्रीय। और कितने गुरु बीजाणु बने, 4। 4 में 3 क्या होते हैं अल्पकालिक, यानी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक क्या रहता है क्रियाशील। बीजांड द्वार की तरफ जो गुरु बीजाणु रहते हैं वो तीनों क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक क्या रहता है क्रियाशील। अब जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है मैंने यहाँ बना दिया, अब ये कौन सा होगा 2n, जबकि n कितना होगा n। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कौन सी होती है 2n में विभाजन हुआ और एक क्रियाशील गुरु बीजाणु कौन सा बन गया, n बन गया। ठीक है, अब ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है उसमें 3 मुक्त केंद्रीय के विभाजन होते हैं। कितने, 3। देखो मैंने बनाया फर्स्ट 1 2 और ये 3। तो आप क्या लिखेंगे कि क्रियाशील गुरु बीजाणु है उसमें 3 मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं, यानी केवल केंद्र का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है पहले। ठीक है, तो 3 बार मुक्त केंद्र के विभाजन होता है। तो देखो क्या होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु है उसमें मुक्त केंद्र के विभाजन होगा, यानी केंद्रक का क्या होगा, विभाजन। तो इस एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाते हैं, 2 केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, कितने केंद्रक बन जाते हैं, 2। पहला विभाजन हुआ, फिर दूसरा विभाजन हुआ इसी केंद्रक में, तो 2 से कितने केंद्रक बन जाते हैं, 4 केंद्रक बन जाते हैं। फिर तीसरा मुक्त केंद्र के विभाजन होता है तो कितने केंद्रक बन जाते हैं, देखिए इस प्रकार से 4 केंद्रक बन जाते हैं, दोनों तरफ, ऊपर 4 और नीचे की तरफ 4 केंद्रक बन जाते हैं। यानी अपन कहेंगे कि क्रियाशील गुरु बीजाणु में 3 बार मुक्त केंद्र के विभाजन होने के कारण 8 केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब इनमें से कितने केंद्रक बने, 8। इनमें से एक केंद्र ऊपर की तरफ से, एक नीचे की तरफ से, 2 कहाँ आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। देखिए यहाँ दर्शा रखे दोनों, तो ऊपर से एक केंद्रक और नीचे की तरफ से एक केंद्रक कहाँ आ जाते हैं, केंद्र भाग में आ जाते हैं, और दोनों केंद्रक एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। ठीक है, यानी 8 केंद्रक बने, उनमें से एक केंद्रक ऊपर से एक नीचे से, दोनों केंद्र भाग में आ जाते हैं और क्या बनाते हैं, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। और फिर बीजांड निभाग की तरफ, किधर की तरफ, निभाग की तरफ, यानी ऊपर वाला भाग तक, ये जो होता है ये हो गया बीजांड, और ये ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया, निभाग। तो निभाग की तरफ है वो 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ क्या बनाती है, एंटीपोडोल सेल बनाती है या प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो तीनों की, यानी अगर एक केंद्रक यहाँ नीचे आ गया तो ऊपर कितने बचे, 3। तीनों केंद्रक है वो किसका निर्माण करते हैं, प्रतिमुखी कोशिका का निर्माण करते हैं। फिर नीचे भी कितने केंद्रक बचे, 3 केंद्रक। 3 में 2 केंद्रक क्या बना लेते हैं, सहायक कोशिका बनाते हैं। कौन सी बनाते हैं, सहायक कोशिका।
कौन सी कोशिका बनाते हैं? सहायक कोशिका। और एक कोशिका कौन सी होती है? अंड कोशिका। तो अपन कह सकते हैं कि बीजांड द्वार की तरफ 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका का निर्माण होता है, जिनको सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ प्रतिमुखी कोशिका, जबकि बीजांड द्वार की तरफ अंड समुच्चय का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भ्रूणकोश बना है, क्या बना है? भ्रूणकोश बना है, उसे क्या कहते हैं? एक बीजाणुजन। क्या कहते हैं? एक बीजाणुजन या पोलिगोनम। क्यों कहते हैं? देखिए, केवल एक ही क्रियाशील बीजाणु से किसका निर्माण हुआ है? भ्रूणकोश से। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक बीजाणुजन भ्रूणकोश कहा जाता है। क्लियर? अब इसके बाद में बात करते हैं अपन कि हाँ, देखते हैं कि इस प्रकार से बना उसको क्या बोला आपने? पोलिगोनम भ्रूणकोश कहते हैं, भ्रूणकोश कहा जाता है। अब यहाँ देखिए कि 3 ऊपर की तरफ प्रतिमुखी कोशिका, द्वितीय केंद्रक और अंड समुच्चय, इसको कंप्लीट रूप से क्या कहा जाएगा? भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश की परिभाषा बताइए, तो क्या लिखोगे? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना क्या कहलाती है? भ्रूणकोश कहलाती है। अब 7 कोशिका, 1 2 3 और 3 6 और 1 7। केंद्र कितने हैं? 3 केंद्रक इनमें, 3 इनमें, 2 इसमें केंद्रक है। इस प्रकार 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना क्या कहलाती है? भ्रूणकोश कहलाती है। इस प्रकार से लेसन नंबर 2 आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 3। और आज के टॉपिक या अपन कहेंगे इस पूरे लेसन से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। और सभी बच्चों को ध्यान देना है, वीडियो देखकर जरूर जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका उत्तर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। अभी तक सभी बच्चों ने मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, तो सभी बच्चों को ध्यान देना है और उत्तर लिख के भेजने हैं। पहला है टेपिटम का कार्य। टेपिटम के कार्य लिखने हैं, कोई भी 3। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? और तीसरा क्वेश्चन है कि नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? ठीक है। फिर इसके बाद में बात करेंगे तुलसी में, तुलसी के परागकोश में किस प्रकार का स्फुटन पाया जाता है? किस प्रकार का स्फुटन होता है? तुलसी के परागकोश में किस प्रकार का स्फुटन पाया जाता है? ठीक है। और एक लास्ट 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, परागकण लंबे समय तक, या इसकी जगह ये लिख लेना कि 100 परागकण व 100 गुरु बीजाणु बनने के लिए, 100 गुरु बीजाणु बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आप सोल्व करके नोटबुक पर और उसकी पिक खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। धन्यवाद।